हेलो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आज के कक्षा में हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में हमने आपको पिछले कक्षा में डिस्कशन किया होगा। डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनका निर्माण जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से होता है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनका नेचर भी यूनिक नहीं होता है। ये जो है खुद फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। ये कोई नया क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल में जो 7 क्वांटिटी हैं उन्हीं की मदद से इन क्वांटिटी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी में ज़रा देखिए, इनकी संख्या कितनी है? बहुत सारी हैं। जैसे आप एक बच्चों लेंथ ले लीजिए और एक ब्रेथ ले लीजिए। तो लेंथ आप जानते हैं क्या है, ब्रेथ चौड़ाई भी क्या है, लेंथ। यानी यहाँ 2 बार लेंथ को आप गुना कर दीजिए तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है बच्चों, एरिया। तो एरिया कोई नया क्वांटिटी नहीं है। 2 बार लेंथ को गुना कर दिया, हमको क्या मिल गया, एरिया। यानी एरिया 2 लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब ये कौन सा क्वांटिटी है, डिराइव्ड। उसी तरह जरा देखिए, अगर लेंथ को हम 3 बार गुना कर दें, बच्चों लास्ट क्लास में मैं बताया था ब्रेथ भी लेंथ ही होता है, हाइट भी क्या होता है, लेंथ। तो अगर लेंथ को 3 बार गुना कर दें तो उसी क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। आप जब ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन का क्या चीज़ खरीद के लाते हैं, एरिया। आप जब मिट्टी खरीदते हैं तो उसका क्या खरीद के लाते हैं, वॉल्यूम। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। या मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब हमको ज़रा तेल दे दीजिए, डीजल दे दीजिए। मतलब आप उससे क्या मांग रहे हैं बच्चों, आप उससे वॉल्यूम मांग रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है बच्चों वॉल्यूम, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। अच्छा, मास आप जानते हैं बच्चों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। लास्ट क्लासेस में याद कीजिए 7 फंडामेंटल बताया था। पहला क्या बताया था जी, मास, है ना। दूसरा क्या बताया था, लेंथ। तीसरा क्या बताया था जी, टाइम। चौथा क्या बताया था जी, करेंट। पांचवा क्या बताया था जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, याद कीजिए आप। छठा क्या बताया था जी, टेम्परेचर। और 7वां क्या बताया था बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। नहीं हो तो पहला लेक्चर रिवीजन कर लीजिए आप। ये 7 क्वांटिटी आपको हमने पढ़ाया था। तो अब देखो बच्चों, तो वॉल्यूम का जो निर्माण हुआ है तो फंडामेंटल से हुआ है। एरिया का भी निर्माण किससे हुआ है भाई, फंडामेंटल से हुआ है ना। अब मास ले लेते हैं। मास के बाद क्या ले लेते हैं जी, मास के बाद आप ले लीजिए वॉल्यूम। तो आपको बच्चों पता है वॉल्यूम क्या है। ये देखिए, मास को अगर वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया तो मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ऑलरेडी क्या है जी, डिराइव। मास है फंडामेंटल। तो ये एक नया टर्म हमको मिलेगा जिसका क्या नाम है जी, डेंसिटी। तो एक डेंसिटी हमको नया टर्म मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, अगर हम डिस्टेंस ले लें, या डिस्टेंस का ही बच्चों फिलहाल मान लीजिए, दूसरा नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल मान लीजिए आप डिस्टेंस ले लें या डिस्प्लेसमेंट ले लें और उसको अगर टाइम से डिवाइड करें तो डिस्टेंस भी लेंथ है। ये देखिए दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम भी आप जानते हैं फंडामेंटल है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको एक नया डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी।
है ना। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी इस चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ हमको क्वांटिटी से मतलब है ना। फिलहाल आप मान लीजिए स्पीड वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है इस चैप्टर में, यूनिट और मेजरमेंट में। अब मान लीजिए बच्चों, आप 9th क्लास में भी सुने होंगे इस वर्ड को, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कुछ नहीं है भाई, है ना। वेलोसिटी अभी आपने देखा, वेलोसिटी लिख लीजिए आप, वेलोसिटी चेंज और डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन। तो आप जरा देखिए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, ये सब किससे बना है जी, फंडामेंटल क्वांटिटी से। अच्छा, इस सब फिजिकल क्वांटिटी में मास का इस्तेमाल हुआ है, लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, या टाइम का, या तो तीनों का हुआ है, या किसी दो चीज़ का हुआ है, या किसी एक चीज़ का। जैसे देखिए, इसमें सिर्फ लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, इसमें मास और लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, एगो मास 3 गो लंबाई। इसमें देखिए लेंथ का, टाइम का इस्तेमाल हुआ है, इसमें लेंथ और टाइम, टाइम और फिर टाइम, इसमें लेंथ टाइम तो है ही और फिर एक टाइम, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और क्या है जी आपका फोर्स, इसका भी नाम सुना होगा आपने। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, तो मास को अगर एक्सेलरेशन से गुना कर दें तो हमको फोर्स, तो मास आप जानते हैं फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड है, तो फोर्स भी आपका कौन सा राशि हो गया भाई, डिराइव्ड हो गया। ये तो बहुत आसान है जी, तो ये डिराइव्ड हो गया भाई फोर्स। और आप देखिए जरा, डिराइव्ड की संख्या कितनी है, बहुत सारी है भाई, जितना आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए वर्क डन, वर्क का भी आपने नाम सुना होगा, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को देखिए शॉर्टकट में लिखा हमने। फिर से और कौन सा डिराइव्ड राशि है भाई, आपका पावर। तो पावर बराबर क्या होता है भाई, वर्क बाय टाइम। वर्क खुद डिराइव्ड है, टाइम फंडामेंटल है, पावर भी क्या हो जाएगा, डिराइव्ड। 9 नंबर। एनर्जी कभी कभी आपसे पूछेगा, है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जी, पावर इनटू टाइम। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा जी आपको, एनर्जी। ठीक है। तो और बहुत सारे हैं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो हमारे नेचर में हमने क्या क्या सीख लिया जी, कि हमारे नेचर में जो है 7 हैं फिजिकल क्वांटिटी, और इसके अलावा अनेक हैं, बहुत सारे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसमें से कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, है ना। कुछ बुक्स में आपको मोमेंटम वगैरह भी दिखा होगा, बहुत सारे हैं। ये देखिए 10वां नंबर भी लिख लीजिए, याद आ गया, मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है जी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और मास को जब आप गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा जी, मोमेंटम मिल जाएगा, मास और वेलोसिटी को गुना करने पर। ठीक है, तो ये सब है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लिए, जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ लिए, तो उसके बहुत दिन बाद बच्चों पता चला कि 2 ऐसी राशियां मिली हैं, 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिले हैं जिनका नेचर ठीक वैसा ही है जैसा कि
फंडामेंटल क्वांटिटी का होता है। यानी हमको ऐसी राशियाँ मिली जिनका नेचर ठीक ठीक फंडामेंटल क्वांटिटी के जैसे था। कौन सी थी वो दो राशियाँ? तो बच्चों वो दो राशि था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि भाई ये प्लेन एंगल क्या है, भाई ये सॉलिड एंगल क्या है भाई। तो देखो बच्चों, प्लेन एंगल किसको कहते हैं जरा देखिए। अगर दो लाइंस हैं तो दो लाइंस का कितने दूर पे हैं, यानी ये देखिए दो लाइंस हैं, ये कम दूर पे फैले हैं, ये ज़्यादा दूर पे फैलाव है, ये और ज़्यादा दूर पे फैलाव है। तो दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, उसको बोलते हैं बच्चों प्लेन एंगल। ठीक है। और दो से अधिक लाइंस अगर हो, दो से यदि अधिक लाइंस हो तो इनके बीच जो एंगल है दैट इज सॉलिड एंगल। देखिए आप और बेहतरीन ढंग से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका रूम है, आप जिस रूम में अभी पढ़ रहे हैं ना, उस रूम में मत्था उठा के ज़रा ऊपर देखिए, मत्था उठा के ऊपर देखिए। और ऊपर में कहाँ देखना है बच्चों? अपने रूम में ऊपर में किनारा में देखना है, यहाँ किनारा। तो किनारा में देखो और देख कर ज़रा बताओ, वहाँ ज़रा देखो और बताओ कि दो से अधिक लाइंस मिल रही है। हाँ जी बच्चों, तो अपने रूम के एक कॉर्नर में आप देखिए, रूम के कॉर्नर में जब आप देखिएगा तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि रूम के कॉर्नर में दो से अधिक लाइंस आकर मिल रही हैं। दो से अधिक लाइंस आकर मिल रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ प्लेन एंगल बन रहा है या सॉलिड एंगल बन रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि वहाँ सॉलिड एंगल बन रहा है। अच्छा, आइसक्रीम भी खाया होगा आपने, तो आइसक्रीम वो भरने वाला खाया होगा, तो उसमें जो भर रहे हैं ना मसाला, उसमें आप ऐसे देखते हैं तो वहाँ एक गोल दिख रहा है अंदर की तरफ। तो बच्चों वो कौन सा एंगल है? वो है आपका सॉलिड एंगल। एकदम फंडा क्लियर है भैया। दो लाइंस के बीच एंगल मिले तो प्लेन, दो से अधिक लाइंस के बीच का एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड। जैसे ये दो लाइंस है तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया? प्लेन। दो से अधिक लाइंस हैं, ये देखिए एक कलम यहाँ भी रख दिया, अभी कलम तो नहीं है मेरे पास, तो यहाँ रख दिया, तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो हो गया आपका सॉलिड। दो से अधिक कितना हो लाइन है ना, 1000 लाइन, 2000 लाइन, 3000 लाइन। तो दो से अधिक जितना लाइन्स आप ले लीजिएगा ना, उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब देखिए बच्चों, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी मिला, इसका कैरेक्टर कैसा है? तो ये ना एक दूसरे पे डिपेंड करता है और ना ही वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, और डेराइव तो है ही नहीं क्योंकि फंडामेंटल की मदद से नहीं मिला। इन दोनों का ठीक ठीक नेचर कैसा मिल रहा है बच्चों? ठीक ठीक नेचर हमको मिल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन मजबूरी थी, फंडामेंटल बने बहुत दिन हो गया था, डेराइव्ड के बारे में पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गया,
और बहुत दिन बाद ये दो राशियाँ आए, तब लोग कंफ्यूज ना हो तो साइंटिस्ट क्या करते भाई, इन दोनों क्वांटिटी को क्या वो सातों के साथ रखते हैं, तब तो 9 कहना पड़ता फंडामेंटल क्वांटिटी। सबको बताना होगा कि नहीं नहीं 7 मत पढ़ो, अब से 9 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो लोगों ने कहा कि इसको फंडामेंटल जैसा नेचर है तो फंडामेंटल को 7 से 9 बनाने से अच्छा है कि एक तीसरा तरह का ही हम राशि बना देते हैं, तीसरा तरह का ही हम क्वांटिटी बना देते हैं जिसका नाम है बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए नाम से ही क्लियर है, सप्लीमेंट्री शब्द का क्या मतलब होता है बच्चों। सप्लीमेंट्री शब्द का मतलब होता है जो सबसे बाद में आए। जैसे आप कभी परीक्षा दिए होंगे तो परीक्षा में जब आप कॉपी घट जाता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं टीचर से, सप्लीमेंट्री चाहिए, तो फट से आके आपको क्या दे देता है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो सबसे बाद में आए, ठीक है। जैसे हॉर्लिक्स वगैरह के पीछे आप पढ़िएगा ना तो वहाँ देखिएगा लिखा होगा सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट्री फूड का मतलब है कि जब मेन अपना भोजन हो उसको खाने के बाद जो आता है ना, दैट इज सप्लीमेंट्री, इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक, तो ये भी हमने देख लिया भाई। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने क्वांटिटीज है तो बेसिकली कितने हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड 2, और सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है उसका नेचर बच्चों ठीक ठीक किसके जैसा होता है, फंडामेंटल के जैसा। लेकिन फंडामेंटल में हम क्यों नहीं इसको बनाए, क्योंकि फंडामेंटल बनाते हैं तो फिर लोगों में कन्फ्यूजन होता है ना। जो लोग पहले से जान चुके थे कि 7 है उनको 9 बताने में टाइम लगता, ठीक है। तो ये था बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों यूनिट्स। ये क्या है बच्चों यूनिट्स। तो अभी तक बच्चों आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसमें आपने बहुत तरह की क्वांटिटीज़ का अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा। लेकिन सवाल है जैसे कि 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ साल्ट। सवाल यह है कि इनको मापा कैसे जाए, कैसे हम बताएं किस चीज़ का मास ज़्यादा है, कैसे बताएं किस चीज़ का मास कम है, बताइए। तो इसके लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना पड़ा बच्चों, मापना पड़ा, मेजरमेंट करना पड़ा। कैसे मेजरमेंट हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों का एक दल बैठा, उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह का मेजरमेंट होना चाहिए, और उसी मेजरमेंट को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, यूनिट्स के नाम से। तो अगर आपसे कोई पूछा यूनिट्स क्या है, तो यूनिट्स आर स्टैंडर्ड measurement, standard measurement of physical quantity which does not change with टाइम और फिजिकल कंडीशन। आ गई बच्चों बात समझ में। स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम कर रहे हैं, और ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए जो समय के साथ न बदले। यानी ऐसा नहीं कि 5 साल बाद वो चेंज कर गया हो, 6 साल बाद वो चेंज कर गया हो, या मान लीजिए ठंडा के समय में कुछ और है, मान लीजिए गर्मी के समय में कुछ और है, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा।
ठीक है, तो मान लीजिए हमने ऐसा मेजरमेंट कर दिया यूनिट्स का, ये फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा मेजरमेंट कर दिया जो जाड़ा में कुछ और है, ठंडा में कुछ और है, 2 बजे कुछ और है, रात में 9 बजे कुछ और है। तो फिर इस तरह का मेजरमेंट हमको नहीं चाहिए, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं चाहिए, इस तरह का यूनिट्स नहीं चाहिए। कभी कभी बच्चों सीबीएसई एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यानी जब कोई आप यूनिट्स बनाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या लक्षण होना चाहिए। अगर आपने किसी यूनिट का निर्माण किया तो उस यूनिट में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, है ना। लक्षण आप समझ रहे हैं ना, कैरेक्टर, क्या क्या गुण होना चाहिए। तब पहला नंबर देखो बच्चों क्या होना चाहिए गुण। पहला नंबर गुण क्या होना चाहिए कि इसको जो है इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। समय के साथ इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए लेंथ का मेजरमेंट करना है ना, लंबाई का मेजरमेंट करना है, तो आप सब सुने होंगे मीटर यूनिट है। मीटर यूनिट है, इसका क्या मतलब है, मतलब लंबाई का स्टैंडर्ड, उच्च कोटि का मापन हम किसकी मदद से करते हैं, मीटर की मदद से। हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि 1 मीटर का मतलब इतना ही होता है, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना ही होगा। इसका अर्थ क्या है कि 1 मीटर जो हमने बनाया वो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद अलग हो जाए। या जैसे मान लीजिए दुकान में आप आलू खरीदने जाते हैं, उसको बोलते हैं कि 1 किलोग्राम भैया आलू दे दो, तो 1 किलोग्राम का वो बटकारा निकालता है। वो बाबू बटकारा वो नहीं बनाया है, या उसका भाई नहीं बनाया है, या सब दुकान का अलग अलग बटकारा नहीं होता है ना। सबको एक ही जैसा बटकारा लेके रखना पड़ता है। बात आ रही है समझ में। और वो वैज्ञानिक बताते हैं कि 1 केजी का मान कितना भारी होता है ना। वो बना के रखे हैं जो कि समय के साथ कभी नहीं बदलेगा। आज से 10 साल बाद भी उतना ही भारी होगा 1 केजी, आज भी उतना ही था, आज से 50 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, यानी जब से इसका निर्माण हुआ फिजिक्स का, जब से हम लोग पढ़ना शुरू किए तब से वो उतना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, यूनिट्स शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। अगर आप किसी यूनिट का निर्माण कर रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से बताया कीजिए, है ना, पूरे तरीके से। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने टेम्परेचर को मापा, हम टेम्परेचर को मापना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर को जब आप मापिएगा तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि बताइए पानी बर्फ़ कब बनता है ना, तो आपको बताना होगा कि देखिए भाई, तापमान घटते 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 जब उतना घट जाएगा कि बर्फ़ जो है, ये पानी जो है वो बर्फ़ बन जाएगा, तो जिस तापमान पे ये घटना होगी उस तापमान को हम 0 डिग्री बोल देंगे। ये बात आ रही है समझ में। जैसे आपसे कोई पूछा कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर है, आपने बताया कि भाई हमारे फ्रिज में जब पानी बर्फ़ बन जाता है, जिस टेम्परेचर पे वो बर्फ़ बनता है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं भाई, 0 डिग्री। अब वो आदमी पहाड़ पे, एक आदमी रह रहा है घर बना के, वहाँ वो फ्रिज में देखा भाई, है ना, वहाँ भी बर्फ़ बनाया पानी का। एक आदमी बिहार में है, वहाँ भी पानी का बर्फ़ बनाया। दोनों को हमने छुआ तो देखा अलग अलग ठंडापन है। इसका मतलब आपने वेल डिफाइंड नहीं किया, आपने नहीं बताया
कि पानी जो बर्फ़ बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में 0 डिग्री सेल्सियस पे बने। यह प्रेशर पे भी निर्भर करता है कि कहाँ 0 डिग्री पे बनेगा, कहाँ 2 डिग्री पे बनेगा, कहाँ -1 डिग्री पे बनेगा। ये पानी जो बर्फ़ बनता है वो बर्फ़ किस तापमान पे बनेगा, इसका निर्धारण वहाँ पे उपस्थित प्रेशर भी करता है। तो ये वेल डिफाइंड करना बहुत ज़रूरी है ना। तीसरा, अगर आप यूनिट को बना रहे हैं यूनिट को, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब सामने वाला 2-4 आदमी पूछे आप उस यूनिट को दिखा सकते हो और बता सकते हो, है ना। तो इट शुड बी reproducible whenever needed। जब ज़रूरत हो आप यूनिट को दिखा सकते हैं, ऐसा यूनिट होना चाहिए आपके पास। जैसे मान लीजिए आप पूछे 1 kg कितना है, तो 1 kg का सैंपल हम रखे हैं, है ना। 1 kg का सैंपल अभी भी आज के डेट में भी आप जाइएगा जेनेवा में, जहाँ यूनिट के एसोसिएशन है यूनिट्स और मेजरमेंट का, वो लोग आज भी बता देगा कि देखिए भाई 1 kg इतना होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो। लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, तो अब आप दिखाने के लिए फिर बर्फ़ बनाइएगा, बना के फिर उसको फ्रिज से निकाल के अपने दोस्त को दिखाने जाइएगा कि भाई 0 डिग्री है, तब तक वो बर्फ़ गल चुका होगा, यानी कि उसको रिप्रोड्यूस्ड आप नहीं कर सकते हैं ना। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए बाबू कि उसको जब चाहे आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आज भी 1 मीटर कितना बड़ा लंबाई होता है, ये आज भी वहाँ साइंटिस्ट ने बना के रखा है। वो सारे वर्ल्ड में उपस्थित सभी देशों को भेज देते हैं, सभी देश अपने अपने राज्यों को भेज देते हैं कि हाँ भाई आज से इतना ही बड़ा 1 मीटर कहलाएगा। सभी राज्य अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट अपने अंडर जितने भी टाउन्स हैं उनको बता देते हैं। तो आप देखिएगा बटकारा, स्केल, ये सब कंपनी ही बना सकता है, ये आप खुद से नहीं बना सकते हैं। आपको कंपनी द्वारा जो IS जो रजिस्टर्ड है, जो ISI बोलता है मार्क, वही लोग बना सकता है। आप अगर बनाइएगा बटकारा और स्केल तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसा होना चाहिए यूनिट कि जब चाहें तब उसको रिप्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। अब देखिए चौथा क्या लक्षण होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। यूनिट को बच्चों ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हो और बहुत ही छोटा हो। जैसे देखिए मास का बहुत सारा यूनिट आप सुने होंगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए आप आलू वाले के दुकान पे जा रहे हैं तो आप बोलते हैं भाई 1 किलो आलू दे दो, 2 kg आलू दे दो। सोनार के दुकान पे आप जाते हैं तो वहाँ कभी आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई 1 kg आलू दे दीजिए, 2 किलो आलू ये भले 1 kg आप हमको सोना दे दीजिए या आधा kg हमको डायमंड दे दीजिए, ऐसे बोलेंगे आप? नहीं, हंसेगा। अच्छा, लोहा वाले दुकान, कबाड़ वाले दुकान पे आप कभी नहीं जाके बोल सकते हैं भाई 1 किलोग्राम कबाड़ हमको बेचना है, बताइए कब आइएगा आप मेरे पास। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आप सोनार के जब दुकान पे गए थे तो वहाँ केजी में बात करने से हड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि सोना जो है बहुत महंगा है और उसको जब आप खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? मिलीग्राम, है ना, माइक्रोग्राम। क्योंकि वो मटर के दाने इतना सोना का दाम हो जाएगा 30,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, है ना। तो वहाँ आप किलोग्राम में बात नहीं करना पसंद करते हैं सुनार के दुकान पे, वहाँ आप पसंद करते हैं मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, यानी छोटा मास की बात करते हैं। वही आप जाते हैं जब आप कबाड़ी वाले के यहाँ, तो वो आपसे केजी में बात नहीं करेगा, वो आपसे मिलीग्राम में बात नहीं करेगा,
वो आपसे बात करेगा टन में, हाँ टन में बात करेगा आपसे, कितना टन, क्विंटल में, आप सब सुने भी होंगे ये पहले, है ना। तो क्विंटल जो है, एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 100 केजी। तो क्विंटल बहुत बड़ा यूनिट हो गया मास का, 100 किलोग्राम एक बार मिलेंगे तब एक क्विंटल होगा। उसी तरह मिलीग्राम बहुत छोटा हो गया। लेकिन ज़रा बताइए हमको कैसा यूनिट बनाएं, हम क्या बहुत बड़ा क्विंटल जैसा बनाएं मास का यूनिट, या मास का यूनिट बहुत छोटा जैसे सुनार के दुकान पे यूज होता है वैसे बनाएं। तो हमने क्या देखा कि बहुत बड़ा बना रहे हैं तो भी वो डेली डे टू डे में उसका उपयोग नहीं है, बहुत छोटा बना रहे हैं तब भी उसका डे टू डे में उपयोग नहीं है। तो हमने सोचा कि ना उसको छोटा बनाएंगे ना उसको बड़ा बनाएंगे, मिडल में रहने देंगे, यानी केजी। तो आए दिन हमको क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, सब्जी खरीदना, खाना खरीदना, तो केजी को हमने क्या बना दिया बच्चों, मास का यूनिट, क्योंकि वो ना ही बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। अब मिलीग्राम बनाए होते मास का यूनिट, तब आपको बच्चों क्या दिक्कत होता, आलू के दुकान पे फिर बोलना होता 1000 मिलीग्राम दीजिए भैया, है ना, 1,00,000 मिलीग्राम दीजिए, तब केजी नहीं आता वर्ल्ड में। क्विंटल बनाते हैं तो उतना क्विंटल आप आलू खरीद नहीं पाइएगा खाने के लिए, तब उसको क्या बोलता है 0.001 क्विंटल आलू दीजिए भैया। तो हमने क्या किया, यूनिट को ना बहुत बड़ा किया और ना बहुत छोटा किया, हमने क्या रख दिया बच्चों, बीच में रख दिया भाई, ठीक है। तो ये होने चाहिए यूनिट्स के क्वालिटीज़ यूनिट बनाते समय, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते समय इन बातों का ध्यान एकदम से रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को देखेंगे कि क्या क्या है ना। जैसे बच्चों मास है बच्चों, अभी हम यूनिट्स बता रहे हैं आपको, यूनिट्स फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हो गया बच्चों, यहाँ आपका हो गया यूनिट, है ना, इसका यूनिट क्या है, यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है। यहाँ हम आपको बताएंगे बच्चों सिंबल, यूनिट का सिंबल, ठीक है। तो जैसे मास है पहला नंबर, तो मास का बच्चों यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है बच्चों, केजी, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल में आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं किलोग्राम को कैपिटल में केजी, क्योंकि हम उसी यूनिट का सिंबल कैपिटल में रखते हैं जो यूनिट किसी वैज्ञानिक के नाम पर आया हो। किलोग्राम किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसलिए हम इसको कैपिटल में नहीं रखेंगे। अब देखो बच्चों लेंथ, तो लेंथ जो है उसका क्या है भाई यूनिट, मीटर, और मीटर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो इसको भी स्मॉल m से हम इस यूनिट का सिंबल लिखेंगे, ना कि कैपिटल M। उसी तरह बच्चों टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होगा भाई, सेकेंड, और सेकेंड भी किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। तो बताइए स्मॉल s से लिखें या कैपिटल S, स्मॉल s, क्योंकि किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। फिर
टाइम के बाद आता है आपका करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, ये याद करना होगा आपको कि भाई करंट को हम किस में मापते हैं? एम्पियर। हमारे वैज्ञानिक लोग बताए हैं कि एक एम्पियर इतना ही होता है, और मान लीजिए कहीं 10 एम्पियर है मतलब उस 1 एम्पियर का 10 गुना होगा, कहीं आधा है उस एम्पियर का मतलब आधा होगा। तो एम्पियर बाबू साइंटिस्ट का नाम था, तो आप इसका सिंबल ए नहीं होगा बल्कि कैपिटल ए होगा। उसी तरह आपका है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या है बच्चों? यूनिट है केल्विन, और केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए स्मॉल के से नहीं लिखेंगे, कैपिटल के से लिखेंगे। उसी तरह छठा क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है बच्चों? यूनिट मोल, और इसका सिंबल क्या है? मोल। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ठीक है, उसी तरह बच्चों आखिरी क्या है बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या यूनिट होगा बच्चों? तो इसका यूनिट होगा कैंडला। कैंडला, और इसका सिंबल क्या होगा बच्चों? CD, ना कि कैपिटल CD, क्योंकि कैंडला जो है वो किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसको हमको सिर्फ क्या लिखना होगा? CD। तो ये सिंबल हो गया आपका। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल हैं, यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जो यूनिट्स अभी हमने बताया है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड अब यही चलता है। ये जो सातों क्वांटिटी का जो यूनिट्स हमने बताया है, पूरे देश और विदेश में यही चलता है अब, लेकिन पहले ये नहीं चलता था। जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तो बच्चों पहले ये यूनिट्स नहीं चलते थे। तो हमको यह भी जानना ज़रूरी है कि पहले क्या चलते थे और जो अभी पूरे देश दुनिया में चल रहा है वो कौन सा यूनिट है। और ये आए दिन आप जानते होंगे, ये 9th क्लास में भी देखा होगा। तो अगला टॉपिक बच्चों हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट या टाइप्स ऑफ यूनिट। ये जो बच्चों देख रहे हैं यूनिट्स और यूनिट्स का सिंबल, ये आज के डेट में पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब बहुत साल पहले जब फिज़िक्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसमें यूनिट्स के 3 सिस्टम होते थे। क्या क्या वो 3 सिस्टम है? CGS, FPS और MKS। ये CGS बाबू कहाँ चलता था? फ्रांस, है ना, फ्रांस में चलता था, इसलिए इसको बाबू फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, है ना, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, इसमें वो लोग क्या करते थे बच्चों? लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे, मास को ग्राम में मापते थे। ग्राम भी आप जानते हैं, सेंटीमीटर भी जानते थे, और टाइम को सेकंड में मापते थे। अच्छा, FPS सिस्टम कौन से देश में इस्तेमाल होता था बच्चों? ब्रिटेन में।
अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग के देश को जो गुलाम बनाया था वो भी ब्रिटिश ही थे, है ना। इसीलिए FPS जो सिस्टम है आज भी देखिएगा भारत के कुछ शहरों में ये हावी है। FPS सिस्टम में बच्चों क्या होता है, लेंथ को हम किस में मापते हैं बच्चों, फुट में। आपने सुना होगा, देखिएगा घर वगैरह या लकड़ी आप कहीं जाते हैं बढ़ई वगैरह गया तो फुट का ही बात करता है, कितना फुट चाहिए, है ना। और इसमें जो है बच्चों मास जो होता है वो हम पाउंड नाम के यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, और टाइम इसमें जो होता है वो सेकेंड यूनिट होता है उसका, ठीक है। अब देखो बच्चों MKS सिस्टम क्या है, तो MKS सिस्टम जो है CGS सिस्टम का ही एडवांसमेंट है। CGS सिस्टम को ही हम बड़ा रूप में कौन से सिस्टम के नाम से जानते हैं, MKS, और यही जो है आज पूरे देश में इस्तेमाल होता है। तो MKS यूनिट में जो है लेंथ को बच्चों हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को M का मतलब क्या है, मीटर, मीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। मास को बच्चों किलोग्राम में हम मापते हैं, और टाइम को बच्चों सेकेंड में मापते हैं। तो आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर का ही बड़ा रूप क्या होता है, मीटर, ग्राम का ही बड़ा रूप क्या होता है, किलोग्राम, टाइम का ही बड़ा, ये टाइम तो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम है, तो टाइम के बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात बच्चों, CGS अगर आपसे पूछेगा, अब देखिए उस समय क्या था बच्चों, जब देश गुलाम था, जब पुराने समय थे, तब फ्रांस वाला जो है वो अपना मापन खुद कर रहा था अपने तरीके से, ब्रिटेन वाले लोग अपना मापन खुद अपने तरीके से कर रहे थे। मान लीजिए आप ब्रिटेन के आदमी हैं और फ्रांस में आपको रहना था, तो जब आप फ्रांस जाएंगे तो वहाँ तो लंबाई कपड़ा खरीदेंगे आप, अपना आदत है फुट में, जबकि वहाँ का आदमी फुट नहीं जानता है। जैसे यहाँ का आदमी सेंटीमीटर नहीं जानता होगा, यहाँ का आदमी ग्राम नहीं जानता है, यहाँ का आदमी सेकेंड जानता है, यहाँ का आदमी सिर्फ क्या जानता है, फुट और पाउंड। वैसे ही फ्रांस वाले लोग सिर्फ सेंटीमीटर जानते हैं, ग्राम चाहते हैं, उसको फुट में बोलिएगा नहीं समझेगा, उसको पाउंड में आप मांगिए तो नहीं समझेगा। मान लीजिए आप ब्रिटेन के आदमी हैं और फ्रांस में जाके कहिएगा कि भाई 10 पाउंड ज़रा हमको चावल दीजिए, बड़ा भूख लगा है, तब वो नहीं देगा बच्चा, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार के यूनिट्स होने चाहिए बच्चों, या अलग अलग यूनिट्स होने चाहिए, एक प्रकार के होने चाहिए, है ना। सब लोग एक ही तरह का यूनिट उपयोग करेगा तो उससे फ़ायदा है बच्चों की घाटा है, फ़ायदा है। आप किसी भी देश के साथ अपना क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, है ना। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ठीक है CGS और FPS, फ्रांस वाला सिस्टम और ब्रिटेन वाले सिस्टम में सबसे बेस्ट कौन सा सिस्टम है, तो क्या जवाब होगा, CGS। क्यों है, क्योंकि CGS सिस्टम जो बच्चा है वो कौन से सिस्टम पे आधारित होता है, मैट्रिक सिस्टम, है ना, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। और FPS सिस्टम जो है वो किस सिस्टम पे आधारित होता है, बेस्ड ऑन नॉन मैट्रिक सिस्टम। अब आपके दिमाग में बच्चों आ रहा होगा कि ये मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या है। मैट्रिक जिसमें आप पास करके आए हैं उसको हम नहीं बोल रहे हैं, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या है ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। और मैट्रिक सिस्टम पे CGS आधारित है, FPS पे नॉन मैट्रिक सिस्टम पे आधारित है। क्यों ये बुरा है, क्यों ये अच्छा है, ये अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों।